हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स की टॉपिक प्रकाश का परावर्तन से संबंधित बातें करेंगे। जो पिछले टर्म पे हम किए हैं उसके आगे। पिछले टर्म पे हमने किसी वस्तु का प्रतिबिंब दो स्थितियों में हमने देखा था। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ थी? अनंत पर। दूसरी स्थिति में अनंत और वक्रता केंद्र पर। और तीसरी स्थिति आज हम देखेंगे जब वस्तु कहाँ है? वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। तो आज वस्तु हम लोगों ने कहा रखा है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अब समझते देखते हैं। ये वस्तु हमने रखी ऐसी वक्रता केंद्र पर। अब इस वस्तु के बिंदु ए से जाने वाली प्रकाश की किरण कैसी गई है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसके शीर्ष से यानी वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जैसा कि आप जानते हैं, फोकस से निकलती है। तो ये प्रकाश की किरण गई, दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से निकल। दूसरी किरण हमने लिया शीर्ष से ही वस्तु के फोकस से जा रही। कहां से? फोकस से जा रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात, जैसा कि आप जानते हैं, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आई किरण और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। इस प्रकार हम देखते हैं पहली किरण की परावर्तित किरण और दूसरी किरण की परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते। इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया। तो यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? देख रहे हैं हम, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। कहां पे? वक्रता केंद्र पे। ये विशेष स्थिति है, ध्यान देने वाली है। एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप तुरंत कह देंगे वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र पर। प्रकृति में वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही। वास्तविक। और उल्टा। क्या? उल्टा। तो साथ में आकार वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। ठीक है। तो देख रहे हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर। प्रकृति कैसी है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर। तो इस प्रकार ये तीसरी स्थिति भी आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो तीन विशेष किरणों का परावर्तन दर्पणों से यानी गोली दर्पण से जो कराए थे, उन्हीं में से कोई दो किरणें लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल करके आसानी से प्रतिबिंब को प्राप्त कर पा रहे हैं। अगली कंडीशन लेके चलेंगे। इस कंडीशन में
इस कंडीशन में वस्तु कहां होगी? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। इरेज कर लें, इसी में हम समझाएंगे आपको। तो वस्तु इस बार रखेंगे हम कहां पे? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए बात करते हैं। तो पहले हम वस्तु के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गए, इसका परावर्तन कराया। आप जानते हैं ये फोकस से होकर जाएगी। अगली किरण फोकस से लेकर जा रहे हैं, कहां से? फोकस से। अब ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी परावर्तित होकर के ना। इस प्रकार हम देखते हैं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है जो वक्ता केंद्र से दूर या वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो इस कंडीशन में देखिए वस्तु की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। कहां बनता प्रतिबिंब? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, अर्थात वक्ता केंद्र से दूर। वास्तविक, क्यों? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, वस्तु ज्यो ज्यो दर्पण की ओर बढ़ रही आगे, त्यों त्यों उसका प्रतिबिंब भी साइड में बढ़ रहा है। जब अनंत पे था तो फोकस पे बना था, ध्यान दीजिए, और बहुत ही छोटा था बिंदु स्वरूप। और फिर आप जब अनंत और फोकस वक्ता केंद्र के बीच रखी गई वस्तु, तो क्या देखा आपने? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं था, कोई छोटा ही था वस्तु की तुलना में। जब वक्ता केंद्र पे रखा तो हमने देखा क्या? बराबर हो गया। तो वक्ता केंद्र पर वस्तु जब रखी थी तो अभी पिछले कंडीशन में तो क्या देखा था आपने? बराबर हो गया था। अब हम वक्ता केंद्र और जब फोकस के बीच वस्तु को रख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ठीक है, और हर एक केस में उल्टा बनना अभी तक ना। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, एक साथ इनकी जब बात करेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। तो वक्ता केंद्र और फोकस के वस्तु कहाँ है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्ता केंद्र व अनंत के बीच में। ठीक है, और वास्तविक बनना, उल्टा बनना तथा वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार इस स्थिति को भी हमने देख लिया। अगली स्थिति पे चलेंगे। अगली स्थिति क्या होगी? जैसा कि आपने आपको कल भी बताया था कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है। तो अगली स्थिति है वस्तु कहां पे होगी? फोकस पर। वस्तु को हम फोकस पे लेंगे इस बार। फिर अगली और अंतिम स्थिति होगी फोकस और दर्पण के बीच।
मान लिया वस्तु AF है, ठीक है। बुक तो इस बार फोकस पे लिया तो स्थित क्या लिखते हैं यहाँ पे, फोकस पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो किरण आरेख खींच के हम लोग देखेंगे। तो पहली किरण को हम ले रहे हैं समांतर, तो पहली किरण जब समांतर लेंगे वो खींच के, तो आप जानते हैं फोकस से निकल जाएगी, ठीक। ये हुई पहली विशेष किरण। अब दूसरी किरण कहां से लेंगे, तो देखिए अब दूसरी किरण ऐसी लेंगे जो लगेगा यानी वक्ता केंद्र से की ओर से जा रही ना, तो देखो, और ये वक्ता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, बोलो भाई, वक्ता केंद्र से तो चली जाती, तो देखो ये जा रही, पहले हम दिखाएं, ये किरण वक्ता के केंद्र की ओर से वस्त्र होती हुई गई। अब जब ये वापस आएगी तो इसी मार्ग से आएगी, अर्थात ये वापस आ गई और आ करके सीधे आगे बढ़ जाएगी। और इस प्रकार आप देखेंगे ये दो किरणें जो परावर्तन के पश्चात मिल रही वो लगभग आपको समांतर दिखेंगी। जब समांतर दिखेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कहीं बहुत दूर यानी अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर, और उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि इधर किरणें जब काटेंगी तभी तो बनेगा। तो ये कल्पना की जाती बहुत दूर कहीं काटेगी किरणें और वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, अनंत पर। प्रकृति वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये तो हुई चौथी कंडीशन जिसमें वस्तु फोकस पे रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब आपने देखा कैसे प्राप्त किया हम लोगों ने, दो किरणों का इस्तेमाल करके, एक समांतर और फोकस से निकली और दूसरी केंद्र की ओर से गई और वापस आ गई। तो फोकस पे वस्तु होती है तो अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार ये भी स्थिति आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अगली, और ये स्थिति थी पांचवी, चेंज की हमने, फिफ्थ कंडीशन थी। अब हम सिक्स्थ की बात करेंगे, किसकी करेंगे, छठी स्थिति क्या होती है बात करेंगे भाई। पहले हम इरेज कर लें। इस स्थिति में वस्तु कहां होगी, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच होगी, मान लेते हैं यहां पर। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आइए चलते हैं कि आरेख खींचते हैं। तो समांतर जब ले जाएंगे वास्तु से एक प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से, जैसा आप जानते हैं। अगली किरण इसमें भी हम क्या करेंगे,
वक्ता केंद्र की दिशा की ओर से आती हुई किरण ये वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अभी इस केस में देखेंगे आप, जो जो आगे परावर्तित होकर किरणें आगे बढ़ेंगी, त्यों त्यों ये इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, अर्थात ये कभी आगे मिलेंगी नहीं। जब नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। अब इसको अगर हम बढ़ाएं, सोचें कि आगे पीछे बढ़ाएं इनको, तो आप देखेंगे पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती। हम क्या देखते हैं, हमको लगता है कि ये जो किरणें दोनों हैं वो कहीं पीछे किसी बिंदु से आ रही है, ऐसा महसूस होगा, और इधर आकर के इधर फैल गई। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस कंडीशन में यहां से आती प्रतीत होती, जिस बिंदु से आती प्रतीत होगी, ठीक है, उसी जगह पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी इनका कटान बिंदु प्रच्छेद बिंदु जो होगा वो वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन जाता है। अब आप देख रहे हैं ये इसके पीछे है, दर्पण के पीछे है, तो ये वास्तविक नहीं है बल्कि आभासी है। ठीक है, क्या है, एक ऐसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। और इस केस में आपने देखा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, बाकी सभी केस में उल्टा था और वास्तविक था। पिछली सभी स्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में जो पिछली थी, उनमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा बनता था। ठीक है, इस केस में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति, फोकस तथा दर्पण के बीच या ध्रुव के बीच कह सकते हैं, दर्पण के बीच प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे विकट क्या होगी, आभासी, ये आभास होता है पीछे, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। अब आप बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आपने देखा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तन के पश्चात वास्तव में किरणें एक दूसरे को प्रच्छेद करती तब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक और पहचान है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे उतार भी सकते हैं, पर्दे पे उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वास्तव में परावर्तन के पश्चात जो किरणें मतलब एक दूसरे को काटती तो है नहीं वास्तव में, बल्कि हमको ऐसा लगता है पीछे से कहीं एक इस बिंदु से आ रही दोनों किरणें, तो इसमें आभास होता है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण की प्रत्येक स्थिति, जो 6 स्थितियां होती हैं, उनमें प्रतिबिंब कैसे और कहां और उसकी प्रकृति क्या होती है, कैसा होता है, ये सब आप लोगों ने देखा। अब हम चलेंगे उत्तल दर्पण में किसी प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पहले फिगर बना लें।
ये पोल है ध्रुव। जैसा कि आप जानते हैं इसका वक्ता केंद्र पीछे होता है और फोकस भी पीछे होता है। अब यहाँ पे हम कोई कहीं एक स्थिति को दिखाएंगे, बाकी ज्यादा स्थितियों को नहीं दिखाएंगे। सभी स्थिति में प्रतिबिंब एक लिमिट है उसी बिंदुओं के बीच में और एक ही जैसा बनता है, इसलिए हम ज्यादा अन्य स्थितियों की बात नहीं करेंगे। चलते हैं। तो हमने क्या किया, उत्तल दर्पण सामने हमने एक वस्तु ए बी रख ली। अब प्रकाश का परावर्तन कराएंगे तो एक किरण लेके चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात लगता है फोकस से आ रही, तो ये गई और परावर्तित होकर निकल। अगली किरण वक्ता केंद्र की ओर जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ गई। आप देखेंगे ये दोनों किरणें आगे कहीं मिलेंगी नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि पीछे कहीं किसी बिंदु से आ रही हैं। जिस बिंदु से आएंगी वहीं पर जिस बिंदु से आती प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाए। तो ध्यान से देखें, यहां जो प्रतिबिंब बनना है सीधा बनना है, आभासी बनना है, वस्तु से छोटा बनना है और ध्रुव और फोकस के बीच में बनना है। तो वस्तु कहीं भी हम रखें, हम पाते हैं कि सदैव वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच ही में बनती है। सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का आकार होता है और हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। तो इसमें हम कोई विशेष लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लें, लिख सकते हैं आप स्वयं अपने आप। वस्तु की स्थिति दर्पण सामने कहीं भी कह लें, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, सभी के लिए आप यही पाएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये प्रत्येक स्थिति। तो इसलिए हम अन्य स्थितियों को दिखाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, आप चाहें हम वस्तु की स्थिति बदल दें, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के, कहीं पे रख के आप प्रतिबिंब प्राप्त करें घर पे, तो आपको मिलेगा सदैव इसी फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार गोलीय दर्पणों से दोनों दर्पण अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों से क्या हुआ, वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसके बारे में हमने बताया। आपको इन सभी किरण आरेखों को बनाना आना चाहिए। परीक्षा में कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे लिखित में वस्तु की स्थिति बता दी गई, दर्पण बता दिया गया और कहा किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखाइए, ठीक है। तो ये सब बातें पूछी जा सकती। तो अब जो अगला काम होगा हमारा, तो देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी और इसकी फोकस दूरी सभी आपको पता है, ध्रुव से नापी जाती है, उनके चिन्ह भी पता है। तो अगले टर्म में बताएंगे किसी वस्तु की जो दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है जो ध्रुव से नापी जाती है, और फोकस दूरी होती है वो भी ध्रुव से नापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। इन दूरियों में क्या आपसी संबंध होता है और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये सब बातें अगले टर्म पे करेंगे, ठीक है। तो
आज का लेक्चर फिर यहीं समाप्त करते हैं, अगले टर्म में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।